तो दोस्तों एक सवाल से शुरू करते हैं। कॉर्पोरेट इंडिया क्या ये विश्वास की एक मजबूत नींव पर खड़ा है या फिर धोखे के ताश के पत्तों से बना एक महल है? ये एक बड़ा सवाल है और आज हम इसके कानूनी धागे खोलकर इसका जवाब ढूंढने निकले हैं। हेलो मेरे सारे होने वाले लॉयर्स एंड लॉ स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक को मास्टर करने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए एब्सोल्युटली क्रूशल है। यूनिट 6 बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो चलिए तैयार हो जाइए, इस कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को एकदम क्रिस्टल क्लियर करते हैं। देखिए, ये है आज का हमारा गेम प्लान। हम पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, फिर सीधा डाइव करेंगे इंडिया के सबसे बड़े कॉर्पोरेट स्कैंडल्स में। उसके बाद हम ग्लोबल मॉडल्स को आमने सामने रखेंगे और हाँ, एंड में एक सुपर फास्ट रिवीजन भी करेंगे। ट्रस्ट मी, इस स्ट्रक्चर से हर कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। ओके, तो इससे पहले कि हम फेलियर्स की गहरी खाई में उतरें, ये समझना जरूरी है कि आखिर जीत की रोशनी दिखती कैसी है। एक अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का आइडियल स्टैंडर्ड क्या है, उसका स्पिरिट ऑफ द लॉ आखिर है क्या? आसान भाषा में कॉर्पोरेट गवर्नेंस को एक कंपनी का संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन समझिए। ये रूल्स की वो किताब है जो इंश्योर करती है कि कंपनी सही तरीके से चले, डायरेक्ट हो, कंट्रोल हो, और इसका सबसे बड़ा काम है बैलेंस बनाना। किसके बीच? शेयर होल्डर्स, मैनेजमेंट, कस्टमर्स, समाज, सबके हितों के बीच। मतलब साफ है, मुद्दा सिर्फ मुनाफे का नहीं, निष्पक्षता का है। तो अच्छी गवर्नेंस बनती कैसे है? इन चीजों से। ये है उसकी नींव के पत्थर। एक ऐसी बोर्ड जिसका मॉरल कंपस नैतिकता का कांटा हमेशा सही दिशा में हो। ऐसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो मैनेजमेंट से टफ सवाल पूछने से डरे नहीं, काम में पूरी पारदर्शिता हो और हर शेयर होल्डर, छोटा या बड़ा, सबके साथ फेयर बर्ताव हो। यही वो चीजें हैं जो घोटालों को पैदा होने से पहले ही रोक देती हैं। और ये केस रे स्मिथ एंड फॉसेट, इसको तो एग्जाम के लिए बिल्कुल मार्क कर लीजिए। यहां से निकलती है हर डायरेक्टर की सबसे बुनियादी ड्यूटी। लॉर्ड ग्रीन ने साफ साफ कहा कि डायरेक्टर्स को बोनाफाइड यानी नेक नियति से गुड फेथ में काम करना होगा। उनका हर एक फैसला कंपनी के भले के लिए होना चाहिए, ना कि अपने पर्सनल फायदे के लिए। सिंपल एज दैट। अच्छा, तो अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। अब देखते हैं कि क्या होता है जब गवर्नेंस के इन सारे सुनहरे असूलों को, इन प्रिंसिपल्स को कचरे के डिब्बे में फेंक दिया जाता है। हम बात कर रहे हैं आज़ाद इंडिया के सबसे बड़े, सबसे शर्मनाक कॉर्पोरेट धोखे की। 5040 करोड़ रुपए। जरा इस नंबर को देखिए। ये वो रकम थी जिसे सत्यम के चेयरमैन रामालिंगा राजू ने एक लेटर में कन्फेस किया कि उन्होंने कंपनी की किताबों में फर्जी कैश के रूप में दिखाया था। ये वो पैसा था जो अस्तित्व में ही नहीं था। इट नेवर एग्जिस्टेड। इस टाइमलाइन में देखिए कैसे ताश का ये महल धराशायी हुआ। सालों तक क्रिएटिव अकाउंटिंग से झूठे प्रॉफिट्स दिखाए गए। फिर जब इस झूठ के गुब्बारे को एक और झूठ यानी माइटस एक्विजिशन से बचाने की कोशिश फेल हो गई, तो सब कुछ सामने आ गया। राजू ने कन्फेस किया और देखते ही देखते इंडिया का एक आईटी जायंट जमीन पर आ गिरा। तो आखिर ये हुआ कैसे? लेट्स ब्रेक इट डाउन। 4 आसान स्टेप्स में इस स्कैम की एनाटॉमी समझिए। नंबर 1, फर्जी कैश और बैंक बैलेंस बनाए गए। नंबर 2, ऐसी सेल्स दिखाई गई जो कभी हुई ही नहीं। नंबर 3, ऑडिटर्स पीडब्ल्यूसी जो वॉचडॉग्स थे, उन्होंने आंखें बंद कर लीं, बैंक स्टेटमेंट्स तक वेरीफाई नहीं किए। एंड नंबर 4, बोर्ड में बैठे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स वो बस बैठे ही रहे, उन्होंने कभी सही सवाल नहीं पूछे। ये एक आदमी का नहीं, पूरे सिस्टम का फेलियर था। और इसका सबसे बड़ा कानूनी असर क्या हुआ? हमारा आज का कंपनीज एक्ट 2013। दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए ये याद रखना सुपर इंपॉर्टेंट है। ऑडिटर रोटेशन यानी ऑडिटर्स को हर कुछ साल में बदलना, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी तय करना और एसएफआईओ जैसी एक पावरफुल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाना, ये सब कानूनी बदलाव सत्यम स्कैम की ही सीधी देन है। लेकिन कॉर्पोरेट गवर्नेंस की परेशानियां सिर्फ सीधे साधे फ्रॉड तक ही सीमित नहीं है। अब हम 2 ऐसे बड़े इंडियन केसेस देखेंगे जहां मुद्दा धोखे का नहीं था, बल्कि कंट्रोल और पावर की लड़ाई का था। बोर्डरूम बैटल्स। इन दोनों केसेस को अलग अलग फ्रेम में समझना बहुत जरूरी है। देखिए, टाटा मिस्ट्री केस कंपनी के अंदर की लड़ाई थी, एक इंटरनल पावर स्ट्रगल। सवाल था बोर्ड किसका है। वहीं सहारा सेबी केस एक कंपनी और रेगुलेटर के बीच की जंग थी। सवाल था पब्लिक कौन है। एक तरफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट का लीगल कॉन्सेप्ट है और दूसरी तरफ पब्लिक ऑफर की डेफिनेशन बिल्कुल अलग। ये था टाटा वर्सेस मिस्ट्री केस का करोड़ों का सवाल। जब साइरस मिस्ट्री को टाटा सन्स के चेयरमैन पद से अचानक हटा दिया गया, तो उन्होंने एनसीएलटी में केस फाइल किया।
उनका कहना था कि ये माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के साथ ऑपरेशन है, यानी उनके साथ दमन हो रहा है। पर सुप्रीम कोर्ट ने टाटा सन्स के हक में फैसला सुनाया और यहाँ कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल को सर्वोपरि रखा, बिजनेस जजमेंट रूल। इसका मतलब यह है कि अदालत बोर्ड के बिजनेस से जुड़े फैसलों में तब तक दखल नहीं देगी जब तक ये साबित न हो कि फैसला बदनीयती से लिया गया है। कोर्ट ने कहा कि बोर्ड का अपने चेयरमैन में विश्वास खो देना ऑपरेशन नहीं कहलाया जा सकता। अब आते हैं सहारा केस पर। इसका पूरा का पूरा विवाद इस एक सवाल पर टिका हुआ था, सहारा ने जो हजारों करोड़ रुपए लोगों से उठाए वो एक प्राइवेट प्लेसमेंट था या फिर एक पब्लिक इशू। क्या फर्क पड़ता है? बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। 3 करोड़, सहारा ने लगभग 3 करोड़ लोगों से पैसा जमा किया था। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कहा कि भाई जब आप 50 से ज्यादा लोगों को ऑफर देते हैं तो वो प्राइवेट नहीं रह जाता, वो एक पब्लिक इशू बन जाता है, और जहां पब्लिक का पैसा वहां सेबी का पहरा। इसलिए सहारा को सेबी के सारे नियम कानून मानने ही पड़ेंगे। एंड ऑफ स्टोरी। चलिए अब इंडिया से निकलकर थोड़ा ग्लोबल स्टेज पर चलते हैं। लेट्स जूम आउट। देखते हैं कि दुनिया के 2 सबसे बड़े लीगल सिस्टम्स, अमेरिका और यूके, इस कॉर्पोरेट गवर्नेंस की चुनौती से कैसे निपटते हैं। और आप देखेंगे इनके तरीके एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। यहाँ इनकी फिलॉसफी का फर्क साफ दिखता है। अमेरिका का मॉडल है रूल्स बेस्ड। उनका कहना है ये रहे सख्त कानून, तुम्हें इन्हें हर हाल में मानना होगा, नहीं मानोगे तो जेल जाओगे। ये एनरॉन स्कैम के बाद आया। वहीं यूके का मॉडल है प्रिंसिपल्स बेस्ड। वो कहते हैं ये रहे सिद्धांत, या तो इन्हें मानो या फिर अपने शेयर होल्डर्स को एक्सप्लेन करो, वजह बताओ कि क्यों नहीं माना। इसे कहते हैं कंप्लाई और एक्सप्लेन। अमेरिका के सरबानेस ऑक्सली एक्ट या सॉक्स की सख्ती देखिए। सेक्शन 302 कहता है कि सीईओ और सीएफओ को खुद पर्सनली कंपनी के अकाउंट्स पर साइन करना होगा, नो डेलीगेशन। और सेक्शन 906 कहता है कि अगर जानबूझकर गलत साइन किया तो 20 साल तक की जेल हो सकती है। यहाँ गलती की सजा सीधे टॉप मैनेजमेंट को मिलती है। और दूसरी तरफ है यूके का कंपनीज एक्ट। इसका सेक्शन 172 एनलाइटेंड शेयर होल्डर वैल्यू की बात करता है। ये कहता है कि डायरेक्टर का काम सिर्फ शेयर होल्डर का मुनाफा देखना नहीं है, कंपनी की लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए उसे एम्प्लॉइज, सप्लायर्स, एनवायरनमेंट, सबके हितों को ध्यान में रखना होगा। थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है। तो अमेरिका का सख्त रास्ता है, यूके का फ्लेक्सिबल रास्ता है, लेकिन एक तीसरा नज़रिया भी है जो इंडिया जैसे देशों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये है द कॉमनवेल्थ एसोसिएशन फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस या CACG फ्रेमवर्क। ये विकासशील देशों के लिए एक ब्रिज का काम करता है। कैग के जो 15 सिद्धांत हैं वो सिर्फ कानून पर नहीं बल्कि कंपनी के कल्चर, उसके संस्कार पर फोकस करते हैं, जैसे ईमानदारी से लीडरशिप करना, बोर्ड में सही लोगों को लाना, सभी स्टेक होल्डर से बात करना और एक अच्छे कॉर्पोरेट सिटीजन की तरह काम करना। ये डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल रोड मैप है। ऑलराइट, अब हम आखिरी दौर में हैं। टाइम फॉर द फाइनल स्प्रिंट। ये है फाइनल रिवीजन, ताकि सारे ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में एग्जाम तक के लिए बिल्कुल लॉक हो जाएं। रेडी? दोस्तों, ये है आपके एग्जाम की मास्टर स्लाइड। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत काम आएगा। एक झलक में पूरी दुनिया की कहानी। यूएस रूल्स बेस्ड था, ट्रिगर था एनरॉन स्कैम। यूके प्रिंसिपल्स बेस्ड था, ट्रिगर था कैडबरी रिपोर्ट। और इंडिया, हमने दोनों का मिश्रण, एक हाइब्रिड मॉडल अपनाया है। और हमारा सबसे बड़ा ट्रिगर था, बिल्कुल सही, सत्यम स्कैम। ओके, अब रैपिड फायर रिवीजन, लेट्स गो। मेरे साथ बोलिए। सत्यम स्कैम लाया कंपनीज एक्ट 2013। एनरॉन स्कैम लाया SOX। यूएस मॉडल है रूल्स बेस्ड, यूके मॉडल है कंप्लाई और एक्सप्लेन। टाटा केस ने सिखाया बिजनेस जजमेंट रूल। सहारा केस ने समझाया पब्लिक वर्सेस प्राइवेट ऑफर। और रेस स्मिथ एंड फॉसेट ने कहा डायरेक्टर्स को बोनाफाइड एक्ट करना है। परफेक्ट, you've got this। अब आपका एक छोटा सा टेस्ट। लेट्स सी आपको कितना याद हुआ। रेडी फॉर सम रैपिड फायर? पहला सवाल, ये बिजनेस जजमेंट रूल आखिर है क्या? इसका जवाब है, ये वो सिद्धांत है कि अदालत डायरेक्टर्स के बिजनेस से जुड़े फैसलों पर तब तक सवाल नहीं उठाएगी जब तक वो फैसले नेक नियति से यानी गुड फेथ में लिए गए हों, जैसा हमने टाटा केस में देखा था। सिंपल। दूसरा सवाल, कंप्लाई और एक्सप्लेन, इसका मतलब क्या है? और इसका जवाब है, ये यूके का मॉडल है, जहां एक कंपनी गवर्नेंस के किसी नियम को ना मानने का विकल्प चुन सकती है, लेकिन इसके लिए उसे अपनी एनुअल रिपोर्ट में शेयर होल्डर्स को वजह बतानी जरूरी है, या मानो या समझाओ।
और आखिर में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। कानून धोखे को सजा दे सकता है, अ फ्रॉड कैन बी पनिश्ड बाय लॉ, पर क्या कानून नैतिकता यानी एथिक्स को जबरदस्ती लागू कर सकता है? इस पर जरूर सोचना। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें। इफ यू वांट एनी न्यू टॉपिक, कमेंट बिलो।